नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में अपनी सेकेंड बुक, क्लास 10th की सेकेंड बुक कृतिका भाग 2, जिसमें हम पाठ पढ़ रहे हैं अपना पाठ 2, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकड़िया जी। और ये पाठ उन्होंने एक यात्रा वृतांत के रूप में लिखा है, यानी कि ये एक यात्रा वृतांत है कि वो गैंगटॉक से युमथांग तक की जो उनकी यात्रा है, तो पूरी यात्रा का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा चैप्टर है और काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक है। क्योंकि देखिए, सबसे मेन बात तो होती है कि जो ट्रैवलिंग होती है, यानी कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, वहां के तौर तरीके और प्रकृति से भी वहां की बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए, बच्चों के जीवन का या मनुष्य के जीवन का जो ट्रैवलिंग है, यात्रा है, ये एक बहुत ही विशेष जो है पार्ट होता है लोगों के जीवन का, क्योंकि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। तो यहाँ पर मधु कांकड़िया जी ने जब ये यात्रा की तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ये गैंगटॉक शहर के बारे में उन्होंने शुरुआत से बताया है कि किस तरह से जब वो जा रही थी, वो उस रात का समय था और रात के समय जब वो वहां पर पहुंची, उन्होंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो, यानी कि आसमान के जो सारे सितारे हैं वो यहाँ पर बिखर गए हों। तो बहुत ही सुंदर एक तरह से वहां की जो खूबसूरती है, वहां की सुंदरता है, उसका बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर चित्रण किया है। उन्होंने कहा यहाँ की सुबह भी सुंदर है, यहाँ का दिन भी सुंदर है, यहाँ की रातें भी सुंदर है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने गैंगटॉक शहर का चित्र के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने आगे उन्होंने कहा, वहां से उनकी यात्रा शुरू हो रही थी युमथांग के लिए, और युमथांग के रास्ते में उन्होंने जो जो चीजें देखी उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। तो उन्होंने धर्म चक्र के विषय में बताया, बौद्ध पताकाओं के विषय में बताया, और ये सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल कनेक्ट करके बताई कि क्यों ये सारी चीजें यहाँ पर लगाई गई है, इनका प्रतीक क्या है, ये किस चीज का प्रतीक है, और ये सारी जानकारी उन्होंने यहाँ पर आपको दी है। तो देखिए, ये तो एक तरह से यहाँ पर हिमालय की यात्रा है, कंचनजंगा पर्वत के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। आगे आप देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं इस पाठ में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो यात्रा होती है, यानी कि जब आप यात्रा करते हैं, जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो कभी कभी अगर आपके पास टाइम होता है, आपके मम्मी पापा के पास टाइम होता है, तो जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जब आपकी देखिए स्कूल वाले भी आपको छोटी छोटी एजुकेशनल ट्रिप पर लेकर जाते हैं ताकि आप वहां जाकर कुछ सीख सकें, कुछ नई चीजें देखें, नई चीजें जानें। तो इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिप्स आप भी अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ प्लान कर सकते हैं और प्रकृति को जान सकते हैं, नई जगह को जान सकते हैं, नए, अगर देखिए, अगर आप जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं तो यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। अगर आप राजस्थान जाते हैं, या अगर आप दक्षिण भारत जाते हैं, या अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं, या अगर आप गोवा जाते हैं, या अगर आप कोलकाता जाते हैं, तो या आप जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं, तो बिल्कुल चीजें जो है अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, ये सारी चीजें बदल जाती है, ट्रेडिशन बदल जाते हैं। एक थोड़ी सी भाषा, बोली भाषा, वेशभूषा, सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इनके बारे में अगर आपको जानने की इच्छा होती है, अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आप छोटी छोटी ये जो ट्रिप्स है ये जरूर प्लान करें, ये जरूर बनाएं अपनी फैमिली के साथ। तो इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप ये चैप्टर देख रहे हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें मधु कांकड़िया जी यहाँ पर अपनी यात्रा के विषय में हमें बता रही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, तो सबसे मेन चीज जो इस पाठ के शुरुआती पैराग्राफ जो है, शुरुआती जो हमारा यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है।
तो ये प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में आएगा कि गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो उसके बाद देखिए वो यहाँ पर बता रही हैं कि यहाँ का जो सम्मोहन है वो इतना ज्यादा है, इतना आकर्षक, कितनी आकर्षक है ये जगह। और उसके बाद वो बता रही हैं यहाँ पर जो बच्चे किस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, और वो सारी प्रार्थना जो है बिल्कुल उनको याद हो गई है, उनके मुंह पर बैठ गई है। और वो जब सूर्य की जो वो सुबह किरणें निकली तो उनको वो प्रार्थना उनके मुंह से निकल पड़ी कि साना साना हाथ जोड़ी करदहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन जो है अच्छाइयों को समर्पित हो, मेरा सारा जीवन जो है भलाई को, परोपकार को समर्पित हो। तो इस तरह से वो अपने यहाँ पर जहाँ पर वो रुकी हुई है वहां से बताती हैं कि किस तरह से जो बालकनी है, लोग बताते हैं कि अगर मौसम साफ हो तो कंचनजंगा पर्वत जो है यहाँ से साफ दिखाई देता है, पर वो कहती है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज जो है आसमान तो साफ था लेकिन बादलों ने कहीं कहीं पर जो है बादल फैले हुए थे। उसके बाद वो गैंगटॉक की यात्रा जो कि युमथांग की यात्रा जो कि गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर है, शुरू करती हैं। और उनके साथ होता है उनका ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे। तो वो जगह जगह पर अलग अलग चीजों के बारे में उन्हें बताता रहता है। और देखिए गाइड क्या होता है, जो आपको उस जगह के बारे में, जो वहीं का लोकल निवासी होता है और आपको उस जगह के बारे में गाइड करता है, बताता है कि अगर ये चीज यहाँ पर है तो ये क्यों है, अगर ये चीज यहाँ पर है तो ये क्यों है, इसकी क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो जगह जगह पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए वो पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने सफेद बौद्ध पताकाएं देखी, जिसके बारे में जितेन नार्गे ने बताया कि ये जब किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उस टाइम पे ये सफेद बौद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं। और जब भी कोई शुभ काम होता है या किसी नए काम की शुरुआत होती है तो रंगीन पताकाएं किसी शांत और एक तरह से पवित्र स्थान पर जो है ये रंगीन पताकाएं ये लगाई जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दो चीजों के बारे में जाना हमने। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो कि कीवी लॉन्ग स्टॉक के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने धर्म चक्र के बारे में बताया, जिसे प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये इस प्रेयर व्हील की ये मान्यता है कि इसको घुमाने से सारे पाप जो है कट जाते हैं। तो लेखिका ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के किसी भी कोने में रहें, हम देश के किसी भी कोने में रहें, चाहे कितनी भी वैज्ञानिक प्रगतियां हो जाएं, और चाहे कितना भी हमारा देश जो है आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारे देश के लोगों की जो आस्थाएं हैं, हमारे देश के लोगों का जो विश्वास है, चाहे वो फिर अंधविश्वास ही क्यों ना हो, पाप पुण्य की अवधारणाएं क्यों ना हो, कल्पनाएं क्यों ना हो, वो सब जगह एक जैसी हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर एक जैसी हैं। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर बताई थी। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर आगे हमने हिमालय के रास्ते पर जो चल रहे थे वो किस तरह से, वो यहाँ पर हमने पढ़ा। और देखिए उन्होंने कहा कि किस तरह से ये जो हिमालय है, जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम ये हिमालय, और ये पल पल परिवर्तित होने वाला हिमालय। अब देखिए इसे पल पल परिवर्तित होने वाला हिमालय क्यों कहा है, क्योंकि हिमालय जो है वो एक बहुत ही ऊंची चोटी है और जहां से क्या होता है, धीरे 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 बर्फ जो है वो भी पिघलती रहती है। और साथ ही क्या होता है, बर्फ पड़ती भी रहती है उसके ऊपर। तो वो क्या होता है, पल पल उसका जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज भी होता रहता है। और इसीलिए भी कहा है क्योंकि वो अभी तक दूर थी और जैसे 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 वो उसके नजदीक जा रही है तो उसका आकार जो है और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो इस तरह से वो कहती हैं घटनाएं गहराती गहराती जो घटाएं हैं वो गहराती गहराती पाताल नापने लगी, जो वादियां हैं वो और ज्यादा चौड़ी होती गई,
बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगे। भीमकाय पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए उन्हें यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक सुंदर दृश्य भी यहाँ पर शेयर किया है जो उस टाइम का। तो यहाँ पर ये जो दृश्य है, ये दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा इस बिखरी हुई असीम सुंदरता का, ये जो बिखरी हुई असीम सुंदरता है, इसका मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो और जो सैलानी हैं वो झूम झूम कर, क्योंकि ये जो सुंदरता, ये जो प्राकृतिक सम्मोहन जो वहां पर था, उससे लोगों के मन में गहरा प्रभाव पड़ा और वो झूम झूम कर गाने लगे सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो कहती है पर मैं मौन थी, मैं शांत थी, किसी ऋषि की तरह शांत। वो क्या कहती है कि मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को, क्योंकि ये इतनी ज्यादा खूबसूरती थी यहाँ पर, इतनी ज्यादा शांति थी, इतना सुंदर ये वातावरण, इतना सुंदर ये माहौल था। तो वो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि मैं इस सारे परिदृश्य को अपने अंदर समेट लूं, अपने मन में एकत्रित कर लूं, अपने अंदर समेट लूं। और वो कहती हैं पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी मुंडकी यानी कि अपना सर जो है बाहर निकाल कर मैं कभी आसपास आसमान के ऊंचे पर्वतों के जो छूते पर्वतों के शिखरों को देखती, तो कभी ऊपर दूध की धारा की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, और कभी नीचे चिकने और गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोंद मारती हुई बनी ठनी तिस्ता नदी को। तो देखिए पहाड़ों पर से, क्योंकि जितने भी ऊंचाई से जो पानी गिरेगा तो उससे क्या होता है, उससे जो पानी होता है वो बिल्कुल सफेद झाग की तरह नीचे आता है और उसके बाद वो नदी बनकर नीचे जब थोड़ा सा जो पहाड़ों से नीचे गिरकर वो नदी के रूप में पत्थरों से टकरा टकरा कर कलकल छल छल करती हुई आगे जो बढ़ती है। और वो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा शोर मचाती हुई आगे जो है बढ़ रही है। सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी ये तिस्ता नदी, पर यहाँ पर उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। देखिए लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक पढ़ा था। वो कहती है कि सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी तिस्ता नदी, पर यहाँ आने पर, यहाँ पहुंचते ही इसका सौंदर्य जो है वो अपनी पराकाष्ठा पर था, अपने चरम पर था। और वो कहती है इतनी खूबसूरत नदी शायद ही मैंने पहली बार देखी थी। वो कहती है मैं रोमांचित थी, मैं पुलकित थी और मैं चिड़िया के पंखों की तरह हल्की भी थी, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा रोमांचित थी। तो देखिए कितना ज्यादा। और ये जो ट्रिप होती है ना, ये जो इस तरह की ट्रिप्स होती है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें आपको सिखाती हैं, बहुत सारी चीजें आपको नई भी बताती हैं। और दूसरा ये आपको मानसिक रूप से जो है शांत करने में, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं है, अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपने रिलेटिव्स के लिए। और स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि आदमी कभी कभी सहन नहीं कर पाता है, उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है और कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एक तरह से मानसिक रूप से भी आपको बहुत ज्यादा शांति पहुंचाएंगी, बहुत ज्यादा आराम, और एक तरह से जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने वाली ये सारी चीजें होती हैं। तो कभी कभी इस तरह की ट्रिप तो जरूर बनती है जहां पर आपको एक नया दृष्टिकोण मिले प्रकृति को देखने का, एक नया दृष्टिकोण मिले इंसानों को देखने का। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से लेखिका ने यहाँ पर बताया है अपनी पूरी यात्रा को। आगे कहती हैं मेरे नगपति मेरे विशाल। अब देखिए हिमालय को सलामी देते हुए, और हिमालय के लिए एक सुंदर सा गीत भी है यहाँ पर, आगे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उस गीत को भी पढ़ाऊंगी। तो मेरे नगपति मेरे विशाल, अब वो कहती हैं कि मैं हिमालय को सलामी देना चाहती थी। और हिमालय को सलामी देने के लिए हमारे बहुत सारे कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखी हैं हिमालय पर। वो खुद भी कहती हैं कि मैं हिमालय को सलामी देना चाहती थी, मेरे नगपति मेरे विशाल।
और वो कहती है तभी जीप एक जगह रुकी, और वो उस टाइम पे रोमांच से भरी हुई थी, उत्साह से भरी हुई थी, और वो कहती है तभी एक जगह जीप रुकी, खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता एक झरना सामने था। शिखरों के भी शिखर से, यानी कि जितनी भी ज्यादा ऊंचाई हम देख रहे थे उससे भी ज्यादा ऊंचाई से गिरता हुआ एक फेन, फेन यानी कि सफेद झाग रूपी जो झरना था वो गिर रहा था, और उसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। उसका नाम क्या था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। और वो कहती हैं तुरंत ही फ्लैश चमकने लगे। अब देखिए जितने भी यात्री होते हैं, आपने देखा होगा आजकल तो बहुत कम होते हैं लोगों के पास कैमरे, लेकिन पहले के टाइम पे जो है जो भी इधर उधर घूमने जाता था उसके पास कैमरा जरूर होता था। आजकल तो इतने स्मार्टफोन्स हैं और उनके स्मार्ट कैमरे हैं, और बहुत ही स्मार्ट तरीके के आपके पास कैमरे भी आजकल आ चुके हैं। तो वो कहती हैं कि जैसे ही वो वहां पर पहुंची लगातार फ्लैश जो है चमकने लगे, लोग उनकी फोटोज लेने लगे, फोटो खींचने लगे फटाफट। इस जो ये वाटरफॉल था उसकी सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। तो सभी जितने भी उनके साथ सैलानी गए हुए थे, यात्री गए हुए थे, वो इस खूबसूरत लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे, अपनी एक यादगार के रूप में उसको अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मशगूल यानी कि व्यस्त थे, बिजी थे। तो वो कहती है आदम युग की अभिशप्त, आदम युग की अभिशप्त, अभिशप्त यानी कि जिसको ऐसा लगता है कि कोई श्राप जिसको दिया गया हो, आदम युग की अभिशप्त यानी कि श्रापित। ठीक है, जैसे श्राप दिया गया हो कि तुम कभी खुश नहीं रह सकती। ठीक है, क्योंकि उनको उनको ये सारी खुशी, वो इन सब चीजों में बिजी होकर समय नहीं बर्बाद करना चाहती थी, वो उसको दिल से फील करना चाहती थी, और ऐसा करना चाहती थी कि वो उसको अपने अंदर जो है समेट ले, उसको अपने अंदर इकट्ठा कर ले। तो इस तरह से वो कहती है कि आदम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। और देखिए ये चीज आप इमेजिन कीजिए, आप खुद एक तरह से इसको सोचिए कि कितना ज्यादा सुंदर वो पल होगा, कितना ज्यादा सुंदर वो क्षण होगा जब आप इतने शांत वातावरण के बीच बैठे हैं और सामने झरझर झरझर झरना बह रहा है, और ऊपर से आपकी आत्मा में भी एक रोमांचक संगीत बज रहा है, और वो संगीत झरने के संगीत से बिल्कुल मैच हो रहा है, तो यानी कि आप उसको अंदर तक फील कर पा रहे हैं। तो वो कहती है मैं बिल्कुल अभिशप्त राजकुमारी सी, जैसे श्राप दिया गया हो कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम खुश नहीं हो सकती, तो मैं बिल्कुल ऐसा सोच के एक पत्थर पर जाकर बैठ गई और बिल्कुल वो चीज अपने अंदर से अनुभव करने लगी। और वो कहती है थोड़ी देर ही बहती जलधारा, थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। वो कहती हैं थोड़ी देर बाद जैसे मैंने उस बहती जलधारा में अपने पांव डुबोए तो ऐसा लगा कि अंतर मन जो है भीग चुका है, अंतर मन तक जो है भीग चुकी हूँ, यानी कि उसमें मैं पूरी तरह से समा चुकी हूँ। मन काव्यमय हो उठा, बहुत ही ज्यादा पुलकित हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, वो झरना कैसा था? जीवन की अनंतता का प्रतीक, कि जीवन का कोई अंत नहीं है, जीवन का कोई अंत नहीं है, जीवन बिल्कुल इसी तरह से अनंतता के साथ चलता रहता है। आज भले ही कोई इंसान जो है कहते हैं ना कि जो मनुष्य की जो आत्मा होती है वो नहीं मरती, वो अजर और अमर है। वो बिल्कुल जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, पुराना वस्त्र जब मैला हो जाता है, खराब हो जाता है, फट जाता है और नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर जो है धारण करती है। तो बिल्कुल ये क्या है, एक तरह से जीवन जो है क्या है, निरंतरता है, निरंतरता है इसमें। और
अगर आप जी भी रहे हैं तब भी अगर आपके अंदर का ठहराव है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा आगे की आपने सोचनी है। तो इस तरह से वो कहती हैं कि उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। ये जो अद्भुत और अनूठे क्षण थे, इनमें मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हो रहा था हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती एक जलधारा बहती धारा बहने लगी हूँ। उनको वो कहती हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का मतलब जीवन का सत्य, वो कहती हैं कि मुझे यहाँ पर जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था कि जैसे हम हमेशा रोज हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, मतलब हमें एहसास नहीं है कि कितना अनमोल है हमारा ये जीवन, कितनी अनमोल है हमारे जीवन में मिली हुई हमें चीजें। बस हम अपनी छोटी छोटी जो हमारे दुख हैं उन्हीं से हम परेशान रहते हैं, उन्हीं से हैरान रहते हैं, उन्हीं से हम दुखी रहते हैं। और उसी के कारण हम क्या कहते हैं, अगर हम एक चीज से दुखी हैं तो हमारा क्योंकि दिमाग जो है वहीं चला जाता है और फिर हम जो अच्छा भी कर रहे होते हैं वो भी खराब हो जाता है। यानी कि हमें लगता है कि हमारा जीवन तो अच्छा ही नहीं है, हमारे पास तो कोई खुशी नहीं है, हमारे पास तो कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसमें हम खुश हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों से ऊपर उठ के वो कहती है कि जीवन का जो सत्य है, यानी कि जीवन की शक्ति का, कि कितनी शक्ति है इस जीवन में, अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, उसका एहसास मुझे यहाँ पर होता है। और वो कहती है मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों, सरहदों यानी कि सीमाओं से, देश और काल यानी कि यहाँ पर मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मेरा कोई देश है या कोई समय है जो अच्छा और बुरा है। वो कहती है मैं इन सब चीजों से परे ऐसा लग रहा है कि इस नदी में जो धारा बनकर मैं भी बहने लगी हूँ। तो बहुत ही सुंदर एक तरह से फीलिंग्स उन्होंने अपनी यहाँ पर शेयर की हैं। और वो कहती है कि भीतर की सारी तामसिकताएं, तामसिकताएं यानी कि जितना भी कहते हैं ना, जितनी भी हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ठीक है, तमोगुण से युक्त जो कुटिल चीजें हैं, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है, ये सारी चीजें जितनी भी तामसिकताएं मेरे अंदर हैं और जितनी भी दुष्ट वासनाएं मेरे अंदर है, दुष्ट वासनाएं यानी कि जो गलत चीजें मेरे अंदर है, लोगों के प्रति बुरी इच्छाएं, ठीक है, दुष्ट वासनाएं, जो बुरी इच्छाएं, लोगों के प्रति गलत विचार, कोई भी किसी दूसरे के प्रति कोई भी अहंकार, कोई भी द्वेष, कोई भी अनिच्छा या ऐसी चीज मतलब जो अच्छी ना हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें वो कहती हैं कि जितनी भी मेरे भीतर की तामसिकताएं हैं, बुरी इच्छाएं हैं, गलत वासनाएं हैं, गलत चीजों के प्रति या जैसे काम क्रोध लोभ मोह है, और एक तरह से दूसरों के लिए जितनी भी चीजें हैं, अहंग है, ठीक है, इस निर्मल धारा में सब ऐसा लगता है कि सब कुछ आज बह गया है। इस निर्मल धारा में सब कुछ, ये गलत चीजें सब कुछ निकल गई है मेरे अंदर से, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो कहती है कि मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं और सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। तो वो कहती है कि यहाँ पर बैठकर जो है मेरा मन हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ पर बैठी रहूं, अनंतता तक बैठी रहूं, हमेशा के लिए बैठी रहूं और सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, इस झरने के जो संगीत है उसको। और तभी वो कहती हैं पर जितेन मुझे ठेलने लगा। यानी कि देखिए, जब हम कहीं पर खोए रहते हैं किसी चीज में, तो फिर हमें होश भी नहीं रहता कि हमारे आसपास भी लोग हैं या हमारे आसपास और भी चीजें हो रही हैं। तो हम बिल्कुल एकांत भाव से वो चीजें सोच रहे होते हैं। तो तभी वो कहते हैं जितेन आकर मुझे ठेलने लगा, कहते ऐसे कहते हैं ना, उठो, इस तरह से जब हम किसी को उठाते हैं। और वो कहते हैं कि वो तुरंत मुझे इस तरह से ठेलने लगा और कहता है कि इस आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। यानी कि वो आगे के बारे में बताता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि उनके मन में क्या सारी चीजें चल रही हैं। तो वो उठाता है बिल्कुल, और वो कहता है कि आगे जो है इससे भी सुंदर, इससे भी खूबसूरत नजारे आपको मिलने वाले हैं। अनमनी सी मैं उठी, अनमनी सी, अनमनी यानी कि जब मन नहीं होता, ठीक है, जब मन कहीं और लगा होता है,
तो वो कहती है अनमनी सी मैं उठी, क्योंकि अब देखिए ऐसा तो नहीं था, इतने भी साधु नहीं है कि हमेशा के लिए वहां पर जाकर बस जाएं, ये सारी चीजें छोड़ दें। लेकिन कभी अगर हमें कोई चीज, जैसे मैंने कहा ना कि अंदर की जो बुराइयां हैं, अंदर का जो एक तरह से द्वेष है, अहंग है, गुस्सा है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें अगर दूर करनी है या फ्रस्ट्रेशन अपनी दूर करनी है, तो कहते हैं ना कि अगर आपको अपने अंदर, कई बार जब हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं तो हमें कहते हैं कि हमें मधुर संगीत सुनना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और बच्चों के लिए भी खास तौर पर, देखिए अभी आप क्लास 10th में हो, और खास तौर पर 10th क्लास ऐसी होती है कि जिस टाइम पे बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन, जो बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं इन सब चीजों का, और कई बार इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी होता है, वो डर के कारण, प्रेशर के कारण उतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको मानसिक रूप से, यानी कि अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, अपने आप को जो है एक तरह से बिल्कुल फ्रेश माइंड रखना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो आप थोड़ा देर एकांत में बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे धुन वाला जिसमें बहुत ही एक तरह से धीमी साउंड का जो है म्यूजिक हो, ऐसा गीत भी आप सुन सकते हैं। तो देखिए वो कहती है मैं अनमनी सी उठी, क्योंकि उनका मन वहां पर बिल्कुल नहीं कर रहा था, अभी उनका मन जो है प्रकृति से मिल गया था। अब वो बिल्कुल भी वहां से उठना नहीं चाहती थी, लेकिन उठना पड़ा, क्योंकि वो एक यात्री के रूप में यहाँ पर आई हुई थी। और वो कहती हैं थोड़ी देर बाद फिर वही नजारे, आंखें और आत्मा को सुख देने वाले, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। वो कहती है जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ी, थोड़ी देर बाद फिर से वही नजारे शुरू हो गए जो आंखों और आत्मा को सुख देने वाले होते हैं, शांति देने वाले होते हैं। वो कहती है कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब कुछ छूमंतर। यानी कि कहीं पर बिल्कुल हरियाली थी, जैसे बुग्याल होते हैं ना, मोटे मोटी घास के जो बुग्याल होते हैं, और कहीं पर फिर हल्का पीलापन, यानी कि जहां पर जो है सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं पहुंच पाता, और ठंड है तो पीली पीली घास, और उसके बाद पलस्तर उखड़ी सी दीवार की तरह पथरीला, यानी कि कहीं पर बहुत सारा पथरीला जो है एरिया, और कहीं पर और धीरे धीरे ये परिदृश्य जो है धीरे धीरे आगे गायब भी होते जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, यानी कि बार बार चीजें बदल रही थी। आपने देखा होगा ना, जो मैजिशियन होता है, जादूगर जो होता है, वो अपनी छड़ी घुमाता है और कुछ भी बना देता है, और एक सेकंड में उसे बदल भी देता है, फिर छड़ी घुमाता है, फिर बदल देता है। तो इसी तरह से वो कहती हैं जैसे कोई जादूगर जो है अपनी छड़ी घुमा रहा हो, यानी वो गाड़ी से आगे बढ़ रही है और उन्हें हर जगह पर नए नए तरह के परिदृश्य, नई नई तरह की चीजें जो है दिखाई दे रही हैं। तो उनको लग रहा है कि प्रकृति में इतने सारे रंग, इतनी सुंदरता, ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हैं। और वो कहती हैं कि सब पर बादलों की एक मोटी चादर, और सब कुछ बादलमय। और वो तुरंत कहती हैं कि जब वो और ऊंचाई पर चढ़े तो सब कुछ क्या हो जाता है, सब पर बादलों की एक मोटी परत चढ़ जाती है, और सब कुछ फिर बादलमय हो जाता है, यानी कि ऊपर से फिर कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी इस यात्रा का वर्णन किया है, और आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे, अगर समझ रहे होंगे, तो आप फील कर पा रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से अपनी यात्रा को वो एंजॉय कर रही हैं, और कितनी सारी चीजें वो प्रकृति से सीख रही है। तो इस तरह से देखिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में। तो वो कहती है चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती रही। अब देखिए कितनी सुंदर शब्दों का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है, चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को। माया यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे लीलाएं दिखाते हैं ना अपनी,
जैसे मैंने कहा कोई मैजिशियन होता है, वो अपनी ट्रिक्स से एक बार छड़ी घुमाता है और बिल्कुल चेंज हो जाता है, कबूतर बन जाता है, फिर छड़ी घुमाता है फिर फूल बन जाता है, फिर छड़ी घुमाता है फिर सांप बन जाता है। तो ये जो प्रकृति की जो ये माया चल रही है और ऊपर से जो ये छाया का खेल चल रहा है, वो इसको भर भर आंखों से यानी कि बिल्कुल एकांत मन से बिल्कुल देखती जा रही थी। और वो कहती हैं कि प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हो। ऐसा लगता है कि प्रकृति आज ही उन्हें सब कुछ सिखा देना चाहती है, उन्हें सयानी बना देना चाहती है। सयानी बनना यानी कि देखिए हम कहते हैं ना, वो हमारे परिवार की सयानी है, ठीक है। सयानी यानी कि परिवार की बड़ी होना, बड़ी यानी कि जिसको अनुभव है, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको जीवन का जिसने जीवन को जिया है और वो सब कुछ चीजें झेली हैं और तभी जाकर वो आज बड़ी बनी है, सयानी बनी है। तभी जाकर वो आप लोगों से कहते हैं ना कि हमारी दादी जो है हमारे परिवार की सयानी है, यानी कि बड़ी है, ठीक है ना। तो वो कहती है कि प्रकृति लगता है कि आज ही मुझे सयानी बना देना चाहती है, यानी कि बड़ी बना देना चाहती है। वो चाहती है कि मैं सब कुछ सीख लूं। देखिए यहाँ पर सीखने का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ लिख कर समझदार बना देना चाहती है, चतुर बना देना चाहती है। तो वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर सयानी का अर्थ ये नहीं होता कि आप पढ़ लिख कर बड़े बनो। सयानी का मतलब है कि जीवन से आपने जितने अनुभव लिए हैं उनसे आप सीखो, समझदार बनो। समझदार कौन होता है? जो अपनी पिछली गलतियों से सीखता है, कि जो उसने पहले गलती की है उससे अगर उसने कुछ सीखा है तो वो क्या है? समझदार है। वो समझ चुका है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो वो कहती हैं कि प्रकृति ऐसा लगता है कि आज ही मुझे सयानी बनाने पर प्रकृति मुझे तुली हुई है। वो सारी चीजें, वो सारी बातें एक तरह से जीवन के सभी रहस्यों को उद्घाटित कर रही है, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नए चैप्टर्स मेरे सामने ला रही है, एक के बाद एक नए तरीके का अनुभव मेरे सामने ला रही है। ऐसा लगता है कि प्रकृति आज ही मुझे सब कुछ सिखाकर समझदार बना देना चाहती है। तो इस तरह से वो कहती हैं कि धीरे धीरे अब धुंध की चादर जो है हट रही है। अब धुंध जो है, आपने देखा होगा, आप अगर किसी ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं, देखिए हमारे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो पहाड़ों से ही हैं, तो अगर आप किसी पहाड़ी की टॉप पर जाते हैं तो आपको क्या दिखता है? पूरे नीचे की तरफ कोहरा दिखता है ना। और अगर आप मसूरी के पहाड़ों पर चले जाते हैं तो वहां से आपको जो देहरादून की हमारी घाटी है वो बिल्कुल कैसी लगती है? ऐसा लगता है कि बादलों से, बिल्कुल ऐसा लगता है बादल बिल्कुल घर के ऊपर है, बादलों से पूरी ढकी हुई दिखाई देती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उनको भी ऐसा ही लग रहा था, ऊंचाई से जैसे सब कुछ जो है सब पर बादलों की चादर पड़ गई हो। पर वो कहती हैं कि धीरे धीरे ये धुंध की चादर जो है छट रही थी, धीरे धीरे धुंध जो है हट रही थी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। कहती हैं कि अब वहां पर पहाड़ नहीं थे, अब जहां पर वो पहुंची थी वो कहती है वहां पर पहाड़ नहीं थे बल्कि छाया पहाड़ थे, यानी कि दो विपरीत दिशाओं में वो पहाड़ थे, दो अलग अलग दिशाओं में वो पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वो कहती है वो जो छाया पहाड़ थे, यानी कि पहाड़ों की जो छाया मैं अभी तक देख पा रही थी, वो छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में यानी कि जो उनका असल रूप है, जो उनका बड़ा रूप है, श्रेष्ठतम रूप है, उसके साथ ही वो मेरे सामने थे। वो कहती हैं कि जीप अब थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी, क्योंकि जीप में और भी सेनानी थे, और भी यात्री थे। तो वो कहती हैं अब जीप को थोड़ी देर के लिए वहां पर रुका दिया गया था, रोक दिया गया था। वो कहती हैं कि मैंने गर्दन घुमाई, और वो कहती हैं जैसे ही मैंने नीचे उतरकर गर्दन घुमाई यानी कि चारों तरफ देखना चाहा, तो वो कहती हैं कि सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी है, सब ओर जैसे जन्नत यानी कि खूबसूरती बिखरी पड़ी है। जन्नत किसको कहते? कहते हैं ना कि जैसे हम जन्नत में पहुंच गए हैं, जन्नत यानी कि स्वर्ग में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो सब और क्या है? जन्नत बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अब हम डायरेक्ट स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसा लग रहा था कि ये स्वर्ग है। और
नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती थी। नजरों के छोर, छोर यानी कि जहां तक हमारी निगाहें जाएं, जहां तक हमारी नजरें जाएं, आप लेफ्ट घुमा लें, चाहे आप राइट घुमा लें, चाहे आप सामने देखें, चाहे आप पीछे देखें, आप चारों तरफ अपना सर घुमा कर देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि आप किसी जन्नत में, किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और चारों तरफ यानी कि नजरों के कोने कोने तक क्या है, खूबसूरती ही खूबसूरती है। और अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पहाड़, झरने, फूल, फूलों और घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए निरंतर, बिना रुके, लगातार क्या कर रहे हैं, अपनी खूबसूरती को बिखरा रहे हैं, अपने आप को निरंतर जो है हमारे लिए न्यौछावर कर रहे हैं, दे रहे हैं। और इन सब में झरने, फूलों की घाटियां और वादियों के दुर्लभ नजारे थे। और वो कहती हैं कि इन्हीं सुंदर जगहों पर कहीं कहीं पर लिखा हुआ था, थिंक ग्रीन, थिंक ग्रीन। तो इतनी सुंदर ये जगह थी, इतना सुंदर ये नजारा था। और देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर लेखिका ने अपने इस पूरे अपनी यात्रा को बताया है। और आपने देखा, आज हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उनकी आगे की यात्रा को पढ़ा, समझा। और अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, यानी कि अपने टॉपिक को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उससे पहले हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, जो जो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और आज का आपका होमवर्क है कि इस पार्ट को जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक एक बार रिवाइज करें। कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर करें नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।